हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसमें ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है। ये उसका दूसरा लेक्चर है। इसमें हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, ये किसी ना किसी एग्जाम के पीवाईक्यू हैं। तो एक तरह से आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो और आपको उससे क्वेश्चन का भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मैंने कल भी आपको बताया था कि इतने सारे सिलेबस के क्वेश्चन करा पाना यूट्यूब के ऊपर इतने दिनों में पॉसिबल नहीं है। जितने सेलेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं करा सकता हूं। तो अगर आप लोग इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच जो कल मैंने कहा था आपको, वो मैंने लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। चाहे वो 11-12 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हों, चाहे फिर वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हों। तो वहां जाकर उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम सा प्राइस है उसका, तो उसको ज्वाइन करके और आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको लगता है कि यहां से आपका काम चल जाएगा तो आप यहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक। और जो भी इस लेक्चर को देख रहा है सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि कंसीडर 3 इंडिपेंडेंट सिस्टम कंपोज्ड ईच रेस्पेक्टिवली ऑफ बोसोन, फर्मियोन एंड क्लासिकल पार्टिकल एट T इक्वल्स टू 4 मिली केल्विन। है ना, टेम्परेचर दे रखा है, 3 पार्टिकल है, बोसोन है, फर्मियोन है और क्लासिकल पार्टिकल है। हमें पूछा इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है वो सही है, और पी का मतलब है प्रेशर, कि बोसोन का प्रेशर ज्यादा होगा, फर्मियोन का ज्यादा होगा या क्लासिकल का ज्यादा होगा, ये मैं ऑर्डर बताना है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्मियोन्स की, तो फर्मियोन्स की अगर बात करें तो फर्मियोन्स जो हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो ये फॉलो करते हैं किसको? फॉलोज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो इनका जो वेव फंक्शन होता है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। तो हैंस हैंस वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक। वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक। तो जो इनका वेव फंक्शन है वो क्या हो गया? एंटी सिमेट्रिक हो गया। वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक से क्या होगा? उससे होगा क्वांटम रिपल्सन आएगा। क्वांटम रिपल्सन की वजह से जो इनका प्रेशर होगा, इनके ऊपर जो प्रेशर आएगा, रिपल्शन मतलब दूर भागना, तो इनके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो क्लासिकल पार्टिकल से ज्यादा आएगा। ठीक है, इनके ऊपर जो क्वांटम रिपल्शन होगा, यहां पर किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फर्मियोन्स की। तो फर्मियोन्स के केस में जो प्रेशर आ जाएगा क्वांटम रिपल्शन की वजह से, वो क्लासिकल से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो हेंस हेंस ड्यू टू क्वांटम रिपल्शन, तो यहां पर क्या होगा? क्वांटम रिपल्शन होगा। तो इनके ऊपर जो प्रेशर आएगा, तो प्रेशर प्रेशर ऑन फर्मियोन्स प्रेशर ऑन फर्मियोन्स मोर देन क्लासिकल पार्टिकल, मोर देन क्लासिकल पार्टिकल। तो क्लासिकल पार्टिकल से ज्यादा यहां पर क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। यानी कि फर्मियोन्स के लिए आप लिखोगे फर्मियोन्स का प्रेशर किससे ज्यादा हो गया? क्लासिकल से ज्यादा हो गया। ठीक है, अब बात कर लो आप किसकी? बोसोन की। तो बोसोन जो है, बोसोन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। तो बोसोन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, इनका वेव फंक्शन क्या होता है? सिमेट्रिक। तो यहां पर जो वेव फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक वेव फंक्शन। यहां पर जो वेव फंक्शन हो जाएगा कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो जाएगा तो बोसोन के ऊपर जो क्वांटम पहले लग रहा था फर्मियोन में रिपल्शन, यहां पर लगेगा क्वांटम अट्रैक्शन। तो यहां पर लगेगा क्वांटम अट्रैक्शन, और क्वांटम अट्रैक्शन लगेगा तो इनके ऊपर जो प्रेशर है वो क्लासिकल से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इनके ऊपर जो प्रेशर है वो क्लासिकल से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी ऑर्डर बना लो आप। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे आ जाएगा? फर्मियोन्स पर। फर्मियोन्स के बाद किसके ऊपर आ जाएगा? क्लासिकल पर। और क्लासिकल के बाद सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे आ जाए के बाद मतलब सबसे कम प्रेशर किसके ऊपर होगा? बोसोन के ऊपर होगा। तो कौन सा आंसर मैच कर गया? सी कर गया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अंडरगो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बिकॉज। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मियोन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं? फर्मियोन्स। और ये फर्मियोन्स है तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहां पर फॉलो होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
तो यहाँ पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होगा तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पर वेव फंक्शन कैसा हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का मतलब है यदि आप दो पार्टिकल्स को एक्सचेंज करते हो, इंटरचेंज करते हो, तो वो कैसे लिखा जाएगा, माइनस साई, ये हो जाएगा R2 और R1। ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया, है ना। तो मैनी इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू इंटरचेंज ऑफ एनी टू इलेक्ट्रॉन्स। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, in canonical ensemble the entropy S of a system can be written in terms of canonical distribution। कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में लिखनी है और कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसको लिखा है P। तो यहां पर हम गिब्स एंट्रोपी को लिखेंगे कैनोनिकल एंसेंबल में और किसके साथ, माइक्रो स्टेट प्रोबेबिलिटी PR के साथ। तो गिब्स एंट्रोपी S of canonical ensemble with microstate probability PR। तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं, S इक्वल्स टू माइनस KB एल्जेब्रिक समेशन, ये हो गया PR और यहां हो गया ln PR। तो अब जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो C ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, अब ये बच रहा है। अब यहाँ पर K नहीं है, तो ये कब होगा, अगर यहाँ पर डायमेंशन लेस लिखा है इसको, अगर जो ये एंट्रोपी है इसको डायमेंशन लेस या यूनिट लेस लिखा है, तो उस केस में हमारे पास आंसर ये बनेगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा, डी, है ना। तो ये हो सकता है ऐसे लिखने की कोशिश की हो, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ये आएगा। नेक्स्ट, एन एंसेंबल इज स्टेशनरी। कोई एंसेंबल स्टेशनरी होगा यदि ये हैमिल्टोनियन टाइम डिपेंडेंट होगा, हैमिल्टोनियन H इज टाइम इंडिपेंडेंट, और हैमिल्टोनियन H इज टाइम इंडिपेंडेंट एंड डेंसिटी फंक्शन। तो स्टेशनरी एंसेंबल के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन है, तो स्टेशनरी एंसेंबल के लिए उसकी जो फेज डेंसिटी है डेल रो अपॉन डेल टी, वो टाइम से एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करनी चाहिए टाइम पर, यानी कि डेल रो अपॉन डेल टी क्या होना चाहिए, 0। तो डेल है ये डेल, तो यहां पर हमारे पास बनना चाहिए डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। तो एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब हमें लीवोलिस थ्योरम लगानी है, तो अकॉर्डिंग टू लीवोलिस थ्योरम, तो लीवोली थ्योरम अगर आप लगाओगे तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, डी रो अपॉन डी टी प्लस इक्वल्स टू डेल रो अपॉन डेल टी प्लस कम्यूटेशन आपको बनाना है फेज स्पेस डेंसिटी और हैमिल्टोनियन का, और ये किसके बराबर हो गई, 0, लीवोलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहां से क्या बना, ये बना डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये हो गया रो और H। अब आपको 0 करना है डेल रो अपॉन डेल टी को, तो फॉर डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0, तो ये जो कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन रो H इक्वल्स टू 0, तो ये रो H इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और ये तभी 0 होगा जब जो हमारे पास फेज स्पेस डेंसिटी है वो मोमेंटम और पोजीशन का कोऑर्डिनेट हो हैमिल्टोनियन के थ्रू। और ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा जब जो हमारे पास फेज स्पेस डेंसिटी है वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करे, किसके थ्रू, हैमिल्टोनियन के थ्रू। पहली कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई, जो हैमिल्टोनियन है हमारे पास डेल H अपॉन डेल टी, वो एक्सप्लिसिटली टाइम से इंडिपेंडेंट हो। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन कहां लिखी हुई है, डी में लिखी हुई है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज समहाउ प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट इज constituent atoms individually occupy the ground state of their motion। कौन सी स्टेट ला रहे हैं, ग्राउंड स्टेट ला रहे हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि जो असेसेबल माइक्रो स्टेट है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। द एंट्रोपी अंडर सच कंडीशन, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है
एंट्रोपी का S इज इक्वल्स टू के बी एल एन ओमेगा। तो असेसिबल माइक्रो स्टेट्स कहां पर ला रहे हैं? ग्राउंड स्टेट्स पर। तो नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रो स्टेट ओमेगा जो है उसकी वैल्यू हो गई 1। तो यहां से S जो है वो कितना हो गया? के बी, और ये एल एन 1। अच्छा एल एन 1 कितना हो गया? 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0। तो एंट्रोपी हो गई 0। तो और ये मैच करती है जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है कि जब हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल होता है, परफेक्ट क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होती है वो ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है? 0 होती है। तो उससे मैच भी कर रहा है। तो एंट्रोपी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, है ना। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है परफेक्ट क्रिस्टल की जो एंट्रोपी है वो ग्राउंड स्टेट पे 0 होती है। तो ग्राउंड स्टेट पे कितनी आ रही है? 0 ही आ रही है। नेक्स्ट है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन अ स्टैटिस्टिकल सिंबल आर समहाउ रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब हो गया 2 डायमेंशन। प्लेन का मतलब हो गया 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में आपके पास जो फेज स्पेस है, तो वो फेज स्पेस की आपको डायमेंशन निकालनी है। 2D में फेज स्पेस की डायमेंशन आपको निकालनी है। फेज स्पेस वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इनटू नंबर ऑफ मोमेंटम। तो मान लो आपके पास ये है कोऑर्डिनेट्स x y और px और py। तो फेज स्पेस में जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, फेज स्पेस में जो हमारे पास नंबर ऑफ पोजीशन और नंबर ऑफ मोमेंटम है, दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। और हमारे पास कितने पार्टिकल है? n। तो फॉर n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, तो n के लिए कितना हो जाएगा? इसको 4n से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि जो डायमेंशनलिटी निकालनी है आपको किसी भी फेज स्पेस की, वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी टोटल नंबर ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स का आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लाई करना है। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? डायमेंशनलिटी आ जाएगी, और उसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर यहां पर कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये 3 डायमेंशन होता तो फिर आंसर चेंज होता। नेक्स्ट, नॉन इंटरेक्टिंग बोसोन अंडरगो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन when trapped in a 3-dimensional isotropic simple harmonic potential. For BEC to occur, the chemical potential must be equal to। तो BEC मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो कंडेंस हो रहे हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट में क्या होना चाहिए? कंडेंस्ड होने चाहिए। तो पहले मैं लिख देता हूं फॉर बीईसी टू अकर a macroscopic number of particles condensed into the lowest energy तो ये लोएस्ट एनर्जी में क्या होने चाहिए? कंडेंस्ड होने चाहिए। अब मैं ग्राउंड स्टेट कंडीशन निकाल लेता हूं 3 डायमेंशन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइसोट्रोपिक है ना, आइसोट्रोपिक और लगा लेना, हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लिखते हैं E, वो बराबर होता है nx प्लस ny प्लस nz, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 3/2, और ये हो जाएगा h कट ओमेगा। कितना हो जाएगा? h कट ओमेगा। अब बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की, तो फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए nx बराबर 0 होना चाहिए, ny बराबर 0 होना चाहिए और nz बराबर 0 होना चाहिए। तो इसको अकॉर्डिंगली ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है E नॉट, वो कितनी बन गई? 3/2 h कट ओमेगा। ये कितनी बन गई? 3/2 h कट ओमेगा। ये हमारे पास एनर्जी बन गई। फिर हमें पूछा है कंडीशन ऑन केमिकल पोटेंशियल। तो कंडीशन ऑन केमिकल पोटेंशियल, तो कंडीशन ऑन केमिकल पोटेंशियल, तो
मैं एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर निकालूं एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे लिखे जाएंगे, 1 अपॉन ये ई पावर यहां पर बीटा, ई पावर बीटा बीटा और ये ई माइनस म्यू, ई माइनस म्यू और -1। अब जो ग्राउंड स्टेट है, तो इन ग्राउंड स्टेट में ये जो n है ये अप्रोच करेगा किसको, इनफाइनाइट को, और ये इनफाइनाइट को अप्रोच करे, इसलिए इसकी जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि ई पावर 0 होगा तभी ये 1 बनेगा, 1 - 1 क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो उस केस में ई माइनस म्यू नॉट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहां से ई बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, और ई म्यू नॉट क्या है, केमिकल पोटेंशियल, और केमिकल पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, 3/2 एच कट ओमेगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है अ गैस ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, each particle can be in any two the possible non-degenerate states 0 और 2e। ये एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल ऑफ द गैस, और कंडीशन हमें दे रखी है बीटा एप्सिलॉन लेस देन 1। तो सिंगल पार्टिकल फंक्शन की अगर हम बात करें, सिंगल पार्टिकल फंक्शन, पार्टीशन, सॉरी पार्टिकल नहीं पार्टीशन, तो सिंगल पार्टीशन फंक्शन, सिंगल पार्टिकल फंक्शन, तो z, तो इसको हम लिखते हैं एल्जेब्रिक समेशन ई पावर माइनस बीटा ई आई, ई पावर माइनस बीटा ई आई। तो z की वैल्यू जो आ जाएगी यहां से, एनर्जी की वैल्यू रखो, तो ई पावर माइनस बीटा एक बार दे रखी है 0 प्लस एक बार ई पावर माइनस बीटा और ये दे रखी है 2e। तो यहां से हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस ई पावर -2 बीटा ई, ये z की वैल्यू हो गई। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए आप क्या करोगे, तो एवरेज की जो वैल्यू लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ई आई और ई पावर माइनस बीटा ई आई, और इसको डिवाइड करेंगे पार्टीशन फंक्शन से। तो यहां से इसका एल्जेब्रिक समेशन लिखोगे 0, ई पावर -0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2e, और ये हो जाएगा ई पावर -2 बीटा ई, अपॉन ये वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, 1 प्लस ई पावर -2 बीटा ई, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर हमें कंडीशन दे रखी है बीटा एप्सिलॉन लेस देन 1, और ये किसकी कंडीशन है, हाई टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर, ये किसकी कंडीशन है, हाई टेम्परेचर की कंडीशन है। तो ये कंडीशन है, तो ई पावर -2 बीटा एप्सिलॉन, ये लमसम किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो है ये तो हो गया 0, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन अपॉन यहां पर ये कितना हो जाएगा, 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन ई। तो आंसर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एन आइडियल बोस गैस इज कन्फाइंड इनसाइड अ कंटेनर दैट इज अ पार्टिकल रिजर्वोयर, each particle can occupy a discrete set of single particle quantum state if the probability that a particular quantum state is unoccupied is 0.1, then the average number of bosons in that state is। तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में, तो पार्टीशन फंक्शन इन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में z जो है वो हो गया एल्जेब्रिक समेशन, ये हो गया n = 0 से इनफाइनाइट, ये e पावर -n और ये बीटा माइनस म्यू, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं लेट x = e पावर माइनस बीटा, ये हो गया n माइनस म्यू, ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसको यहां सही लिखो, इसको लिखो आप n बीटा और ये e माइनस म्यू, ऐसे यहां पर लिखो इसको भी। तो मैं मान रहा हूं माइनस बीटा, तो माइनस बीटा और e माइनस म्यू को किसके बराबर मान रहा हूं मैं, इसको मैं x के बराबर मान रहा हूं। तो यहां से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक समेशन 0 से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा
एक्स पावर माइनस एन, एक्स पावर एन सॉरी, तो ये हो जाएगा एक्स पावर एन। तो ये बन गई हमारे पास जीपी, जीपी एक्स पावर 0 प्लस एक्स पावर 1 प्लस एक्स पावर 2 और कहां तक जाएगा इनफाइनाइट जीपी। तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है 1 अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना। इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो आर हो जाएगा एक्स, ए हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी उसको हम लिखेंगे एक्स पावर एन, यानी कि ये वाली वैल्यू अलजेब्रिक समेशन वाली, और पार्टीशन फंक्शन से डिवाइड कर दिया। तो पार्टीशन फंक्शन जो हमारे पास आ गया था 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यहां से पी एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स एन, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब अनऑक्यूपाइड स्टेट है, तो अनऑक्यूपाइड स्टेट के लिए एन की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई? 0 हो गई। तो फॉर अनऑक्यूपाइड स्टेट, अनऑक्यूपाइड स्टेट, अनऑक्यूपाइड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 0, तो यहां से जो पी एन है उसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस एक्स। और फिर यह बोला है आपको अनऑक्यूपाइड स्टेट के लिए एक्स की वैल्यू 0.1 है, गिवन है, गिवन है एक्स इक्वल्स टू 0.1। तो अनऑक्यूपाइड स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 0.9। कितनी हो गई? 0.9। अब आपको निकालना है एवरेज। तो एवरेज नंबर ऑफ बोसोन्स, तो एवरेज नंबर ऑफ बोसोन्स कैसे निकालोगे? वो निकालोगे x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.9, ये आ गई ना। और हमारे पास जो 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स तो हो गया अनऑक्यूपाइड, कितना आ गया? मैंने उल्टा लिखा गया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये हमारे पास P0 की वैल्यू निकाली ना हमने अनऑक्यूपाइड की, तो अनऑक्यूपाइड की वैल्यू निकाल ली हमने 0.9। तो एवरेज नंबर ऑफ बोसोन्स निकालना है उस स्टेट के अंदर। तो एवरेज बोसोन्स, तो एवरेज बोसोन्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा, एक तो अनऑक्यूपाइड कितने हो गए? 0.9, और ऑक्यूपाइड कितने हो जाएंगे जो बचेंगे? तो वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे 0.1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एफ एंड माइक्रो कैनोनिकल पार्टीशन। तो हमारे पास टोटल जो पार्टीशन होता है, टोटल पार्टीशन, टोटल पार्टीशन फंक्शन, टोटल पार्टीशन फंक्शन, टोटल पार्टीशन फंक्शन जो है उसको हम लिखते हैं z टोटल इक्वल्स टू z पावर n, और f यानी कि फ्री एनर्जी और टोटल पार्टीशन फंक्शन के बीच में रिलेशन होता है f इक्वल्स टू माइनस के बी टी एल एन और z टोटल। तो यहां z टोटल की वैल्यू रखो, तो f इक्वल्स टू माइनस के बी टी, और ये एल एन z टोटल में आप क्या रख दोगे? z पावर n। तो यहां से f की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन के बी टी, और ये आ जाएगा एल एन जेड। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, इन अ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल अ सिस्टम ए एट फिक्स्ड वॉल्यूम इज इन कॉन्टैक्ट विद अ लार्ज रिजर्वायर बी। सिस्टम ए जो है वो फिक्स वॉल्यूम है उसका, और वो कॉन्टैक्ट में लार्ज रिजर्वायर बी के साथ। तो हमें बताना है ए कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद बी, ए कैन एक्सचेंज ओनली, अच्छा ये एंसेंबल कौन सा है? माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है। तो फॉर माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में तीन चीजें हम फिक्स कर देते हैं, ई, वी और एन। यहां पर फिक्स हो जाता है एनर्जी, और फिक्स हो जाता है वॉल्यूम, और फिक्स हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एक फिक्स हो जाता है हमारे पास एनर्जी, एक फिक्स हो जाता है वॉल्यूम, और एक फिक्स हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एट फिक्स वॉल्यूम इज इन कॉन्टैक्ट विद लार्ज रिजर्वायर बी। तो सही कौन सा है? ए कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद बी, ए कैन एक्सचेंज ओनली पार्टिकल्स, ए कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर पार्टिकल्स, ए कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर पार्टिकल्स। तो ये हमें बताना है।
तो सबसे पहले तो ये जो तीनों हमारे पास सिस्टम होते हैं, तीनों सिस्टम कौन कौन से, एक हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, एक हमारे पास कौन सा होता है, एक होता है कैनोनिकल एंसेंबल और एक होता है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो इन तीनों की कंडीशन क्या बनती है पहले वो हमें देखना पड़ेगा। तो इन तीनों की कंडीशन अगर हम देखें तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल जो है उसमें कौन कौन फिक्स होता है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में फिक्स हो जाता है हमारे पास ई, वी और एन। ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में हमारे पास फिक्स हो जाता है ई, वी और एन। ई मतलब एनर्जी फिक्स हो गई, वी मतलब क्या फिक्स हो गया, वॉल्यूम, और उसके बाद एन, एन का मतलब फिक्स हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये तीन चीज क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो ए जो है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया, और ये लार्ज रिजर्वॉयर जो कि बी है उसके साथ कांटेक्ट में है। तो उसके साथ कांटेक्ट में, इसका मतलब ये थर्मल कांटेक्ट में है। किसमें है, थर्मल कांटेक्ट में है। तो ए जिसका वॉल्यूम फिक्स है और बी जो है लार्ज रिजर्वॉयर है, और लार्ज रिजर्वॉयर है तो इसका मतलब किस कांटेक्ट में है, वो दोनों थर्मल कांटेक्ट में है। तो थर्मल कांटेक्ट में है तो ए और बी के बीच में क्या एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, और वो कब तक होगी, जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाएंगे। पार्टिकल एक्सचेंज उन दोनों के बीच में होंगे नहीं। ठीक है, तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में ई, वी और एन क्या हो गए, फिक्स हो गए। ई, वी, एन फिक्स हो गए तो यहां पर कौन सा कंडीशन लगती है, रिजिड एक तो हो जाता है, रिजिड हो जाता है, और इम्परमिएबल और एडियाबेटिक वॉल्स हो जाती है। तो यहां पर ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो ए को कांटेक्ट में ला दिया किसके साथ, बी के साथ, और बी है लार्ज रिजर्वॉयर, लार्ज रिजर्वॉयर। तो लार्ज रिजर्वॉयर के साथ ये किस में आएगा, थर्मल कांटेक्ट में आएगा। तो थर्मल कांटेक्ट में आने का मतलब है एनर्जी एक्सचेंज होगी, और कब तक होगी, जब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे। तो यहां पर ए जो है क्या एक्सचेंज करेगा, एनर्जी एक्सचेंज करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ऑफ अ सिस्टम इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ असेसिबल स्टेट। हमारे पास फॉर्मूला जो है एंट्रोपी का, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी के एल एन ओमेगा है। ओमेगा का मतलब है माइक्रो स्टेट। फिर हम ये भी जानते हैं कि 1/t इक्वल्स टू होता है डेल एस अपॉन डेल ई, ये होता है। तो यहाँ एस की वैल्यू रखोगे तो 1/t डेल अपॉन डेल ई, और एस की वैल्यू आपने रख दी तो ये हो गया के एल एन ओमेगा। तो ये बनेगा 1/t के बाहर, तो यहां से हो जाएगा डेल एल एन ओमेगा अपॉन डेल ई, ये बन गया। तो इसको आप लिख सकते हो 1/kt इक्वल्स टू डेल एल एन ओमेगा अपॉन डेल ई। तो ये रिलेशन हमारे पास बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है डी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट लो एनर्जी फॉर फर्मी-डिराक, बोस-आइंस्टीन एंड मैक्सवेल। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोस आइंस्टीन के लिए लिखूं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/e पावर e माइनस म्यू। म्यू का मतलब है केमिकल पोटेंशियल, ये kBt, और ये होता है -1। अगर मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान के लिए लिखूं तो ये होता है 1/e पावर, यहाँ आता है e माइनस म्यू अपॉन kBt। और अगर मैं फर्मी-डिराक के लिए लिखूं तो ये फॉर्मूला होता है 1/e पावर e माइनस म्यू अपॉन kBt, और यहाँ आता है +1। तो साफ दिख रहा है सबसे ज्यादा जो ये ग्राउंड जो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी फर्मी-डिराक में, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाएगी, और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पर हो जाएगी, बोस-आइंस्टीन में। तो हमारे पास आंसर जा जाएगा बोस-आइंस्टीन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान की, और मैक्सवेल बोल्ट्जमान के बाद सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी फर्मी-डिराक की। तो अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ सिस्टम कंटेनिंग n नंबर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एंट्रोपी। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था F का, F फर्मी जो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी, तो वो कितनी होती है, n kBt T ln z। ये अभी मैंने बताया था टोटल पार्टीशन फंक्शन के हिसाब से। अच्छा, F बराबर हमारे पास क्या होता है, u माइनस टी एस। तो यहां से S बराबर हो जाएगा F u माइनस, तो S की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, u माइनस एफ अपॉन टी, ये वैल्यू हो जाएगी, है ना, u माइनस एफ अपॉन टी। तो अब मैं यहां वैल्यू रख देता हूं, तो s u माइनस एफ, एफ की वैल्यू रखूंगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस n kBt ln z, और इस पूरे को डिवाइड कर दिया t से। तो यहां बन गया s इक्वल्स टू u अपॉन टी प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया n kb, और ये हो गया ln z। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो,
For a system of n particle, if nu is degree of freedom per particle and potential energy reference level is u naught, total internal energy of the system. तो रेफरेंस लेवल पर एनर्जी जो हो जाएगी रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो है n, n कहाँ है यहाँ पर, हाँ n, और जो रेफरेंस एनर्जी है u नॉट. अब अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम, तो इक्विपार्टीशन जो थ्योरम है वो ये कहती है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है और जो एनर्जी है हर पार्टिकल के पास वो इतनी जाएगी. तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना दे रखा है, न्यू दे रखा है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम को लिख दिया आपने न्यू से, और उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने n, तो ये n हो गया. तो जो टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी n u नॉट प्लस यहां से आ जाएगा न्यू n k b t और अपॉन 2. तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा. ठीक है, तो फुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू, बाय बाय.